हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई यूट्यूब सीरीज दैट इज पराक्रम सीरीज। तो इस सीरीज में हम हर रोज एमसीक्यूज के थ्रू या केस स्टडीज के थ्रू आपके चैप्टर्स कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ बैंक? A company registered under the Companies Act and engaged in banking activities। तो देखो, जितने भी हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं ना, वो कंपनीज एक्ट के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करते हैं, आरबीआई से लाइसेंस लेते हैं। सो कंपनीज एक्ट के थ्रू भी रजिस्टर होके फिर आरबीआई से लाइसेंस लेते हैं अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो वो बैंक्स होते हैं, प्राइवेट जो बैंक्स हैं वो कंपनीज के तौर पे खुद को रजिस्टर करते हैं, उन्हें बैंकिंग कंपनीज भी बोला जाता है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो देखो, बैंक होने की एक बहुत मेजर शर्त है कि बैंक्स पब्लिक से पैसा लेते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सिर्फ अपने मेंबर से ही पैसे का लेन देन करती है, उसे आप बैंक की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी वाली बैंक नहीं होगी। फिर है अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये तो बैंक होगा। बैंक करते क्या है? लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और उसी पैसे को यूज करते हैं आगे फर्दर लोन्स देने में या फिर इन्वेस्टमेंट करने में। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट एंड इशू चेक्स। तो ये भी बैंक्स होते हैं। बैंक्स पब्लिक से पैसा लेते हैं और फिर चेक्स इशू कर सकते हैं, ड्रॉइज होते हैं वो। बैंक्स में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आप मल्टीपल तरीके से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन बैंक नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली, ये बैंक की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। तो बैंक की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सबसेक्शन बी ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक ऐसा एक एंटिटी होता है जो लोगों से पैसे एक्सेप्ट करता है, पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट करता है, सिर्फ रुपी की फॉर्म में एक्सेप्टेंस करेगा और उसी पैसे को अपने हिसाब से लेंडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकता है। अब वो पैसा अगर कस्टमर विड्रॉ करना चाहता है तो अगर डिमांड डिपॉजिट है तो डिमांड पे विड्रॉ कर सकता है। अदरवाइज आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं, चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर, पेटीएम कर लो, गूगल पे कर लो, पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो फर्म, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो बैंकिंग का बिजनेस करते हैं, जिनके पास आरबीआई से बैंकिंग का लाइसेंस है, वही अपने नाम के साथ बैंक, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी टर्म यूज कर सकते हैं। कोई भी और ये टर्म नहीं यूज कर सकता है। तो जो आपके साहूकार हैं, मनी लेंडर हैं, ये सब बैंक की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक तो लोगों का पैसा लेके लोगों को ही लोन दे रहे हैं। लेकिन साहूकार होगा, मनी लेंडर होगा, वो अपना पैसा यूज करता है लोगों को लोन देने में, ना ही उसके पास लाइसेंस होता है, ना ही वो कहीं रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक फॉर लॉस ऑफ लॉकर कंटेंट्स ड्यू टू नेग्लिजेंस और फ्रॉड एज पर रीसेंट गाइडलाइंस? तो देखो, अगर आपने बैंक में कोई लॉकर की फैसिलिटी ले रखी है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि लॉकर के सामान को अच्छे से रखना, प्रॉपर सिक्योरिटी फैसिलिटीज होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका जो बैंक है वो आपके लॉकर को ढंग से नहीं रखता है, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती है और आपका सामान खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो बैंक की लाइबिलिटी कितनी बन सकती है? मैक्सिमम 100 टाइम्स द एनुअल लॉकर रेंट। तो अगर आपका एनुअल लॉकर रेंट 3,000 रुपए है तो मैक्सिमम बैंक की लाइबिलिटी कितनी हो सकती है? इन 200, 3 लाख रुपीज। तो इस तरीके से लाइबिलिटी डिसाइड होती है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देखिए, बैंक एक तो आपको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि बैंक में आपने पैसे जमा करवा लिए, बैंक से पैसे आपने विड्रॉ करवा लिए, लोन ले लिया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज बैंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अगर आप क्रेडिट पे सेल्स करते हो तो क्रेडिट पे सेल्स करने का मतलब है कि अभी आपने सामान बेच दिया, पैसे आपको बाद में मिलेंगे। तो आप क्या करते हो? एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देते हो सामने वाली पार्टी को और सामने वाली पार्टी भी एक्सेप्ट करती है कि ठीक है, हम आपको 2 महीने बाद पैसे दे देंगे। मान लो 1 लाख रुपए का बिल है। अब आपको तो अभी पैसे चाहिए लेकिन वो 2 महीने बाद देगा, तो आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास ले जाएंगे। बैंक इसको अपने पास रखेगा, देखेगा,
उस पे डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करेगा। मान लो 5% डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं या 10% लगा लो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, तो 1 लाख रुपए का बिल है तो 10% डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के बैंक आपको 90,000 दे देगा, और जब आपको 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे तो आप बैंक के 1 लाख रुपए चुका देंगे। तो बैंक ने 10,000 कमा लिए और आपको जो पैसे 2 महीने बाद मिलने थे आपको इमीडिएटली 90,000 मिल गए। ये भी सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक आपकी तरफ से आपके चेक्स कलेक्ट कर सकता है, बिल्स कलेक्ट कर सकता है, रेमिटेंसेस सर्विसेज मिलती हैं कि पैसे दे दिए, पैसे ले लिए, भिजवा दिए, आपके पास आ गई, ये सर्विसेज भी तो बैंक दे रहे हैं। फिर आप अपने सेफली कुछ आर्टिकल्स बैंक के पास रखने चाहते हो, कोई इंपॉर्टेंट कागज या बैंक को बोलते हो कि आप अपने पास रख लो, तो ये भी सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है। लॉकर आप हायर कर सकते हो, बैंक में लॉकर फैसिलिटी ले लेते हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर बैंक के पास आपका सामान पड़ा है, अगर तो कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कुछ भगवान ने कुछ कर दिया ऐसा कि आपका लॉकर का जो सामान है वो खराब हो गया, फिर तो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि चलो अर्थक्वेक में बैंक कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चोरी चकारी होगी, किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया, वहां पे बैंक की जिम्मेदारी कितनी रहती है? 100 टाइम्स एनुअल रेंट मैक्सिमम बैंक की लायबिलिटी होती है। हर बैंक की अपनी एक पॉलिसी होती है इस पेनल्टी को लेके। आपको फिर फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस करनी है, आप बैंक के थ्रू कर सकते हो। गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में बैंक इसकी मदद लेता है। फिर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाना है, गारंटीज बैंक से लेनी है, वो भी आपको मिल जाती है फॉर अ सर्टेन फीस। इसके अलावा आप बैंक में जो अकाउंट ओपन करते हैं, एक तो होते हैं टाइम डिपॉजिट, एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट है जब चाहो डिमांड करो पैसा मिल गया। टाइम डिपॉजिट होते हैं कि आपका पैसा कुछ टाइम के लिए बंद जाता है, जैसे आरडी रेकरिंग डिपॉजिट होते हैं, एफडीज होती हैं। एफडीज आप करवा सकते हो 7 दिन से लेके मिनिमम और मैक्सिमम 120 मंथ्स के लिए आप एफडीज करवा सकते हो। तो 10 साल तक के लिए आप एफडीज करवा सकते हो। और आरडीज में भी आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करवाते रहते हो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो ऐसा नहीं कि जब चाहो पैसा विड्रॉ कर लिया, एफडी पहले तोड़ोगे तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। एक टाइम के लिए आपने पैसा बैंक को दे दिया। डिमांड डिपॉजिट होते थे कि जब जाओ पैसा विड्रॉ कर लिया। करंट अकाउंट हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया। करंट में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता है लेकिन आरडी और एफडी से कम मिलता है। सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, ठीक है। एक होते हैं ओवर ड्यू डिपॉजिट। ओवर ड्यू डिपॉजिट क्या होगा कि ड्यू हो गया, आपको बैंक से वो पैसा ले लेना चाहिए लेकिन आपने लिया नहीं। जैसे मेरी एफडी है, जब तक तो वो एफडी चल रही है तब तक तो वो टाइम डिपॉजिट है। एक बार एफडी पूरी होगी, मैच्योर होगी, ओवर ड्यू होके पड़ी है बैंक के पास, बैंक वाले बोल रहे हैं कि आके पैसा ले जाओ, मैं लेके नहीं गई। मेरी एफडी मैच्योर हो गई है 2 जनवरी को और मैं वो लेने कब गई हूँ 2 फरवरी को। तो बीच में 1 महीना जो एफडी बैंक के पास पड़ी रही मेच्योर होके, वो ओवर ड्यू थी, वो एक ओवर ड्यू डिपॉजिट था। ओवर ड्यू डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है क्योंकि मैं कभी भी जाके वो एफडी का पैसा ले सकती थी, वो मेच्योर हो चुकी है। इसके अलावा होते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अनक्लेम्ड डिपॉजिट है कि कोई लेने ही नहीं आया, सालों साल हो गए, महीनों हो गए, कोई ऑपरेट नहीं कर रहा अकाउंट को, अनक्लेम्ड है, कोई क्लेम नहीं करने आ रहा पैसा। तो 10 साल तक अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव रहता है, कोई अकाउंट को ऑपरेट नहीं करता, यूज नहीं करता, तो 10 साल बाद ऐसा पैसा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चला जाता है, जिसे आरबीआई मेंटेन करता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये सब डिमांड डिपॉजिट है। अनक्लेम्ड को आप कभी भी जाके कह सकते हो कि मैं तो कोमा में चला गया था 10 साल पहले, अब मैं जागा हूं, अब मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो कभी भी आप जाके डिमांड कर सकते हो। डेफ में जाने के बावजूद भी आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और आजकल तो फ्लेक्सी डिपॉजिट्स आ गए हैं, बहुत टाइप के डिपॉजिट्स आ गए हैं जहाँ पे ऐसा अकाउंट होगा जिसमें सेविंग्स और फिक्स्ड दोनों के फीचर्स होंगे, जैसे कि ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी होती है। तो ये वाले टाइप के अकाउंट्स भी आजकल आ चुके हैं। इसके अलावा अब बैंक आपको मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी देते हैं। मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं? मर्चेंट बैंकर्स होते हैं इंटरमीडियरीज, बिचौलिए बोल सकते हो आप इनको, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसों की जरूरत है मार्केट में, एक है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो देना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरमीडियरी है वो मर्चेंट बैंक होता है। तो आजकल जो हमारे बैंक्स हैं वो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भी देते हैं, बस उनको एसबीआई से परमिशन लेना, सेबी से परमिशन लेना पड़ता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। तो किसी को अपने स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स लिस्ट करने हैं, आईपीओ लॉन्च करना है, शेयर्स इशू करने हैं, प्रोस्पेक्टस जारी करना है। प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी को जारी करना पड़ता है शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करने से पहले। मार्केट रिसर्च करवाना है, बैंकर सिलेक्ट करने हैं, किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक करनी है, तो मर्चेंट बैंकर्स इस चीज में हेल्प करते हैं और आजकल बैंक्स भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट कंसिडर्ड अ मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी? असिस्टिंग कंपनीज विद आईपीओस, एफपीओस, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर और एफपीओस जो होते हैं, फॉलो पब्लिक ऑफर, इन सब में मर्चेंट बैंकर्स हेल्प करते हैं, तो ये तो है सर्विस। सेलिंग एंड परचेजिंग शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, ये भी मर्चेंट बैंकिंग के तौर पे करते हैं बैंक्स। प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स फॉर प्रोजेक्ट्स, ये भी करते हैं। तो मर्चेंट बैंकिंग में आपके एक तरीके से इंटरमीडियरी का काम करते हैं बैंक्स। लीजिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर्स टू कस्टमर, ये तो बैंक का बेसिक फंक्शन है, ये मर्चेंट बैंकिंग में नहीं आता, ये तो बैंक का वैसे ही बेसिक फंक्शन है। मर्चेंट बैंकिंग में तो वो चीजें आती हैं जो कंपनीज को हेल्प करना, पैसे रेज करने में, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाने में, प्रोजेक्ट में रिसर्च करने में, इन सब चीजों में काम आता है मर्चेंट बैंकिंग। ये तो बैंक का बेसिक है, सेफ्टी डिपॉजिट वाला, तो ये इट इज नॉट अ मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ये वाला जो टेबल है इसको तो एकदम आपको घोल के पी जाना है। अब बैंक और कस्टमर के बीच में ना बहुत सारे रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं। कौन कौन से रिलेशनशिप हैं? जब आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो, आपका पैसा है, आप कभी भी बैंक से वापस ले सकते हो, आप क्रेडिटर हो, बैंक डेटर है। लेकिन अगर आप बैंक से लोन दे लेते हो, तो इसमें क्या होगा कि आपको बैंक को पैसा वापस करना है, तो आप बन गए डेटर और बैंक बन गया क्रेडिटर, ये एक रिलेशनशिप हो गया। जब आप बैंक में लॉकर फैसिलिटी लेते हो, तो आपने, ये आपका लॉकर है, इतना डब्बा आपका लॉकर है, यानी कि इतना एरिया बैंक का आपने लीज पे ले लिया। इस केस में बैंक में और आपके बीच में लेसर लेसी का रिलेशनशिप बनता है, आप हो जाते हो लेसी और बैंक हो जाता है लेसर। अगर बैंक के पास आप कोई सेफ कस्टडी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सामान रखते हो, तो तब फिर रिलेशनशिप क्रिएट होता है बेलर और बेली का। बेलमेंट में ये होता है कि आप पोजेशन टेम्परेरी पीरियड के लिए किसी को ट्रांसफर करते हो, कि मैंने अगर मान लो अपना गहने आपको पकड़ा के रख दिए कि आप इसको 2 महीने के लिए संभाल के रखो, मैं विदेश जा रही हूँ, आके आपसे ले लूंगी, तो मैंने टेम्परेरी पीरियड के लिए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको सामान दिया जो मैं फ्यूचर में वापस लेने वाली हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। तो मैंने अगर अपने इंपॉर्टेंट कागज बैंक को दे दिए थोड़े समय के लिए रखने के लिए, तो मेरे और बैंक के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया, मैं बेलर हूं, जो सामान दे रही है, जो रख रहा है वो बेली है। ठीक है, फिर अगर मैं बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाती हूँ, मेरा पैसा है, मैंने बैंक को दिया, बैंक के पास वो पैसा चला गया और बैंक ने मुझे डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, तो मैं क्रेडिटर हूं और बैंक डेटर है। ठीक है, अब जो मैंने डिमांड ड्राफ्ट बनाया था, अब मैंने प्रिया नाम की लड़की को दे दिया, प्रिया उस डिमांड ड्राफ्ट की पेई बन गई, यानी कि जब वो चाहे डिमांड ड्राफ्ट प्रेजेंट करके पैसा ले सकती है। तो इस केस में जो पेई ऑफ डिमांड ड्राफ्ट है और बैंक के बीच में ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप बनता है, यानी कि वो पैसा किसके बेनिफिट के लिए है? प्रिया के बेनिफिट के लिए, प्रिया बेनिफिशियरी है और बैंक ने सिर्फ संभाल के रखा हुआ है, तो बैंक ट्रस्टी हो जाता है। तो जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप बनता है, जब पेई पैसा लेने जाता है बैंक से ड्राफ्ट का, तो ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, फिर एक रिलेशनशिप होता है एजेंट प्रिंसिपल का। अगर बैंक आपको रिप्रेजेंट करते हुए आपके लिए कुछ काम करता है, तो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप बैंक हो, मैं आपको बोलती हूँ कि आप मेरी तरफ से ना हर महीने एसआईपी में 5,000 ट्रांसफर कर दिया करो, हर महीने मेरे फोन का रिचार्ज करवा दिया करो और हर महीने मेरी तरफ से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया करो और मेरी इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया करो, तो ये सारे काम मुझे रिप्रेजेंट करते हुए आप कर रहे हो मेरी तरफ से एज अ बैंकर, तो बैंक एजेंट हो गया और वो कस्टमर प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, फिर जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो, आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी जो उठा के इधर से उधर रखी जा सके, जैसे गहने हैं, मैं बैंक को दे देती हूँ, वो गहने बैंक के ही पास रहेंगे, यानी कि बैंक की पोजेशन में रहेंगे, जब मैं लोन चुका दूं तो मुझे गहने वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे और बैंक के बीच में प्लेज क्रिएट हो जाती है। प्लेज एक टाइप का बेलमेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ लोन। तो प्लेज में एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और पोजेशन बैंक के पास होती है, तो बैंक हो गया प्लेजी, मैं होगी प्लेजर। लेकिन अगर मुझे गिरवी रखनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड या बिल्डिंग, उस केस में हमारे बीच में मॉर्टगेज का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो नेचर ऑफ चार्ज होगा मॉर्टगेज का होगा। मैंने घर गिरवी रखा, मैं मॉर्टगेजर हूं, बैंक के पास गिरवी रखा गया, बैंक मॉर्टगेजी है, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। हाइपोथिकेशन में भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि प्लेज के केस में होती है, लेकिन प्लेज में पोजेशन प्रॉपर्टी की बैंक के पास चली जाती है, हाइपोथिकेशन में जो बोरवर है उसी के पास रहती है। जैसे मैंने अपनी गाड़ी के लिए कार
लोन लिया, गाड़ी मेरे पास ही रहेगी, गिरवी चाहे बैंक के पास है मेरे पास ही रहेगी। अगर मैं लोन ना चुका पाऊं तब बैंक के पास चली जाएगी ना वो गाड़ी। तो ये होता है हाइपोथिकेशन। तो मैं हाइपोथिकेटर हूं और बैंक हाइपोथिकेटी हो जाता है। ठीक है। अगर बैंक मेरे बिहाफ पे शेयर सेल परचेज करता है तो मैं प्रिंसिपल हूं और बैंक एजेंट है। ठीक है। अगर मैं कुछ सामान भूल के आ जाती हूँ बैंक के पास, मैं बिना बैंक को कोई इंस्ट्रक्शन दिए अपना सामान बैंक के पास रखाती हूँ, पैसे बैंक को दे देती हूँ, तो मेरे बिहाफ पे पैसा बैंक संभाल के रखेगा। ठीक है। तो मैं बेनिफिशियरी हूं और बैंक ट्रस्टी है। तो इसी टेबल में से ही आपको एक दो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एक आप ट्रिक याद रखना, बेलर ओआर, पॉनर ओआर, मॉर्टगेजर में ओआर लगता है, हाइपोथिकेटर में ओआर लगता है, ये सारे कस्टमर वाले होते हैं। डबल ई, बेली, ट्रस्टी, पॉनी, मॉर्टगेजी, हाइपोथिकेटी, ये सारा बैंक है। लेकिन एक इसमें उल्टा है, लेसी में डबल ई वाला कस्टमर है, ओआर वाला बैंक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, इसको एकदम घोल के पी जाना। एक और क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग बैंकिंग ऑपरेशंस एंड रिलेशनशिप्स। अ बैंक इज कंसिडर्ड अ डेटर when it accepts deposits from the customer and the customer becomes a creditor। तो आप जब बैंक में पैसा जमा करवाते हो, बैंक का पैसा नहीं है, आपका पैसा है, तो आप क्रेडिटर हो और बैंक डेटर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Only companies registered under the Companies Act and the Banking Regulation Act can use the term bank and banking company। बिल्कुल सही है। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो कंपनीज एक्ट के अंडर बन के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवा के बैंक बन जाती हैं। बिल्कुल सही। The relationship between a bank and a customer while leasing a safe deposit locker is that of lessor and lessee। तो बिल्कुल सही है। जब आप बैंक में लॉकर फैसिलिटी लेते हो तो आपके और बैंक के बीच में लेसर लेसी का रिलेशनशिप बनता है। बिल्कुल सही। बैंक्स आर अलाउड टू कंडक्ट मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज सच एज असिस्टिंग इन आईपीओज, मैनेजिंग, अंडरराइटिंग, ये भी बिल्कुल सही है। बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भी आजकल देता है, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर, अंडरराइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। जब शेयर्स इशू होते हैं ना तो अंडरराइटर्स को हायर करना पड़ता है, अंडरराइटर्स मेक श्योर कि आपके शेयर्स बिक जाएं, तो वो सर्विसेज भी बैंक देते हैं। तो बिल्कुल सही। मनी लेंडर्स विदाउट रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट कैन नॉट क्वालिफाई एज बैंक। तो देखो, ना ही मनी लेंडर्स कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं, ना ही बीआर एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो बैंक्स होते ही नहीं है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, सो ये हमारे मेजर मेजर क्वेश्चंस है। तो बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा जैब और कैप का मास्टर कोर्स कंबाइंड भी आप ले सकते हैं अगर आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए। जैब कैप का आप एक साथ फिर प्रिपरेशन कर सकते हैं, 1.5 साल की वैलिडिटी है। जैब मई 2025 के लिए बैच 2 भी लॉन्च हो चुका है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अगर आप कभी मिस कर दो तो रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, सॉल्व एमसीक्यूज भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मास्टर कोर्स लेना चाहते हो वो भी अवेलेबल है, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस भी होंगी, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, एमसीक्यूज हैं, सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं। 8 मंथ की वैलिडिटी वाला और 12 मंथ की वैलिडिटी वाला। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन एंड इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स धीरे धीरे कवर करेंगे। होपफुली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। So that's it for today. Thank you so much.